हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रवि स्टडी क्लासेस पर। तो आज है 18 जनवरी 2026। तो 18 जनवरी 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी और पेन आप लोग निकाल लीजिए और डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा नाम है रवि यादव। चलिए शुरू करते हैं। नाम में क्या रखा है। पहला सवाल है, 2026 में अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा। तो अंडर 19 विश्व कप जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारा होने जा रहा है 2026 में, इसका आयोजन जो है नामीबिया और जिम्बाब्वे दोनों देश कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, सी वाला, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और नामीबिया की राजधानी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और जो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसे अभी हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक नया राज्य बना था। अभी जयपुर, अभी जो इंडियन आर्मी डे मनाया गया है 15 जनवरी 2026 को, अर्थात परसों नरसों, उसमें जो इंडियन आर्मी ने अपना परेड किया था वो जयपुर में किया था। कहाँ पर। और ये इंडियन आर्मी का पहला परेड था जो छावनी से बाहर किया गया है। इंडियन आर्मी को ही 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि अ, भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल के एम करियप्पा, उनको कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था। फिलहाल में इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और जो भारत के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे। इनकी एक्सीडेंट में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इनको इनका नामकरण किया गया है। किसका, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ठीक है। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अभी लखनऊ में जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए भारत की पहली लाइब्रेरी खोली गई। कहाँ पर, दृष्टि बाधित लोगों के लिए लखनऊ में। तो इतना बात आप इससे याद रख सकते हो। और जो मैं बताता हूँ ये यार एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने किस मिशन के तहत डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। तो आपको पता होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय जलीय पशु है, नेशनल इक्वेटिक एनिमल, वो क्या है, डॉल्फिन है। तो इसका अभी जो रेस्क्यू डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, इसका उद्घाटन नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसमें फिलहाल में कौन है, सी आर पाटिल, ठीक है ना। और ये व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के तहत, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, अर्थात कैसे दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत प्रथम नंबर पर है। और भारत के अंदर सबसे प्रथम नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और भारत अभी चाइना को पीछे छोड़कर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ चुका है। और भारत मखाने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज्यादा मखाना भारत के अंदर बिहार में होता है। और सबसे ज्यादा चावल भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में होता है। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ मैंने लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इन्हीं ने जो
भारत में जो गेहूं की फसलें हैं, जैसे अनाज की फसलें, इनको बढ़ावा देने के लिए इस रिवोल्यूशन को लाया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने अभी 114 राफेल जेट्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा डील किस देश के साथ साइन किया है? या यहाँ पर साइन होगा, ठीक है, साइन मैंने लिखना था, मतलब सिग्नेचर या समझौता किया है, किस देश से यह लेगा? तो इसको किया है फ्रांस के साथ। आपको पता है राफेल जेट्स हमने और भी लिए थे, कहाँ से लिया था? फ्रांस से। और अभी जो विश्व पुस्तक मेला लगा था ना, उसकी जो फोकस कंट्री है वो कौन सी है? स्पेन। और मैंने पहले वीडियो में जो पहला वीडियो बनाया था उसमें इसका आंसर फ्रांस बता दिया था, तो उसका आंसर स्पेन होगा। इसको मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि जो विश्व पुस्तक मेला लगा उसका फोकस कंट्री स्पेन है, और जो उसकी गेस्ट कंट्री है वो कतर है। कतर की राजधानी दोहा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, पेरिस में झुकी हुई मीनार भी है। और यूएसए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का शार्ट जो पूरा नाम है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी इन्होंने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। और जो वेनेजुएला के मतलब अपोजिशन में लीडर है, कारिया कारिया मरानो मचाडो, मारिया करानो मचाडो, ठीक है, उनको जो है नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिला था। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा। आपको याद रख लेना है कि वेनेजुएला के जो अपोजिशन में लीडर है, कारिया मरानो मचाडो, उनको नोबेल का 2025 का पीस प्राइज मिला था, अर्थात नोबेल का शांति पुरस्कार। तो उन्होंने उसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर कर दिया है। हालांकि इसको नोबेल पीस कमेटी को रिजेक्ट किया था कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर दिया है? शेयर कर दिया है। तो जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है वहां पर उन्होंने जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर किया था। तो आपको इस बात को याद रखना है कि ये जो वेनेजुएला वाला सीन चल रहा है फिलहाल में, उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि नोबेल का पीस प्राइज किसको दिया गया 2025 का? और अभी अमेरिका ने जो 66 एजेंसी है विश्व की, 66, कितनी? 66 एजेंसी, इनसे अपने आप को बाहर कर लिया है। और उसमें जो भारत की एक एजेंसी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, उसे से भी बाहर कर लिया है। और इन्होंने एक कारण बताया कि इससे हमारे देश को हानि हो रही थी, और ये लोग जो वहाँ के नियम कानून थे इनको मानने से इनकार कर रहे थे। और इसी को देखते हुए इजराइल ने भी अभी 7 एजेंसियों से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना? और रूस, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। और इजराइल में जब इजराइल हमास युद्ध चल रहा था तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ठीक है ना? तो इतना याद रखना है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो होती है एक एक्सरसाइज होती है, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया वज्र प्रहार। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और ये जो जर्मनी है, जर्मनी से याद आया कि अभी जर्मनी के जो वाइस चांसलर भारत आए थे, तो इन्होंने भारतीयों के लिए वीजा को फ्री कर दिया है, या अर्थात आप हमारे देश में बिना वीजा के भी ट्रेवल कर सकते हैं। और अभी हिंदे पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत का स्थान 80 नंबर का है, अर्थात 80, 80वां स्थान। और पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे अभी 16 जनवरी को मनाया गया है। जो भारत में स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, कब? 16 जनवरी को। देखो, पहली बार स्टार्टअप दिवस जो है 2022 से मनाना शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्टार्टअप पहल अर्थात नेशनल स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्टार्टअप समझते हो ना? जैसे कोई आइडिया, कोई विचार जिससे कोई एक बिजनेस बन सकता है,
उसको बोलते हैं स्टार्टअप। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो भारत में बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। किसको डे को? 16 जनवरी को। यह पहली बार लॉन्च की गई थी 16 जनवरी 2016 में, राष्ट्रीय स्टार्टअप पहल। लेकिन इसको मनाया जाता है कब से? 2022 से। तो आपको याद रखना है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? 16 जनवरी। अभी 15 जनवरी को आर्मी दिवस, और 15 जनवरी से पहले आता है हमारा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। उसके पहले आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हमारा क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस। अर्थात जो फ्रांस के लुईस ब्रेल है, अंधे लोगों के लिए जो पढ़ने की शिक्षा की पद्धति विकसित की थी, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है ब्रेल दिवस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 4 जनवरी को। और 4 दिसंबर को मनाते हैं विश्व नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। तो इस सवाल से आप इतना बातें नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अर्थात आयरेना की 16वीं महासभा किस देश में आयोजित की गई? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसकी 16वीं महासभा किस देश में आयोजित की गई है? इसको अभी यूएई, शॉर्ट में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को क्या बोलते हैं? यूएई। यहीं पर आयोजित की गई है। और जो इसकी राजधानी कहाँ पर है? अबू धाबी, यहीं पर आयोजित की। ठीक है। और जो AIRENA, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी अबू धाबी में। तो देखो, रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, एक दूसरे को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसको जो कभी खत्म नहीं होती है, ऐसे संसाधन जिनसे प्राप्त होने वाली एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उसको हम बार बार यूज करते हैं। जैसे हमारी सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। दूसरी विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जो हवा से हम जो विंड क्या होते हैं जो चलाते हैं ना, उससे चलती है हवा से, उसे बोलते हैं पवन ऊर्जा। एक हमारी बायो एनर्जी, अर्थात जितने भी हमारे अपशिष्ट निकलते हैं हमारे खेतों से या घरों से, जैसे जो सड़ गल सकते हैं, उनसे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं बायो एनर्जी। ठीक है। और एक हमारी होती है वाटर एनर्जी। तो एक किसमें आती है? रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन और दूसरी तरफ हमारी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थात जिनको अगर एक बार उसका उपयोग हो गया तो दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला से प्राप्त होने वाली एनर्जी, फिर पेट्रोल से, डीजल से, नेचुरल गैस से, इन सब से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी काम करती है। अभी इसका जो 16वीं महासभा यह यूएई अर्थात अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। तो आपको इसको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया कहाँ पर है, अबू धाबी में, यूएई के अंदर है। और इसमें टोटल फिलहाल में 171 देश हैं, और एक हमारा यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ है। आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन के जो इसमें हेड है वो कौन है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन सीरिया रखा है। अभी हाल ही में पीछे बताया था कि जो अमेरिका है उसने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, इसके तहत सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला किया था। तो इसे याद रखना है। वेनेजुएला के बारे में मैंने बर्निंग इशू बता दिया कि यहाँ के जो मारिया करानो मचाडो, जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 का मिला था, उन्होंने इसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर किया है। ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। यहाँ भी जो करेंसी क्या चलती है? सऊदी रियाल। बस। अब वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? करकस। कारकस या करकस बोलते हैं, जहाँ भी बोल दो। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर का। और इसको महेंद्र सिंह धोनी को किया जाता है। तो बोलते हैं थाला थाला फारे रीजन, मतलब जहां भी 7 दिख जाए तो उसको महेंद्र सिंह धोनी से रिलेट कर देते हैं।
इसकी जो वीडियो यूट्यूब पर काफी इसकी चलती है, एक मेक जो काफ करके, ठीक है, मैंने देखा भी है। तो अभी इसके जो एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, एक साइकिलिंग इवेंट है, जो पुणे ग्रैंड टूर है, एक साइकिलिंग इवेंट, मतलब इसमें जो साइकिल दौड़ प्रतियोगिता होती है ना, साइकिल की रेस, इस पे लोग जो है साइकिल देश विदेश से इसमें प्रोफेशनल भाग लेंगे। और ये पहली बार आयोजित की जा रही है, पहली बार। कहाँ पर? पुणे में। पुणे जो महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पर। यह टोटल 5 स्टेज में आयोजित होगी, जिसमें 437 किलोमीटर दूरी को कवर करना होगा। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, पहली बार आयोजित हो रही है। कहाँ पर? इंडिया के पुणे में। और इसमें देश विदेश के जो लोग साइकिलिंग करते हैं, वो यहाँ ये लोग भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देना, अर्थात साइकिलिंग जब चलाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, या फिटनेस रहता है, शरीर फिट रहती है ना, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि आदमी कोई कहीं भी जाते हैं तो बाइक का यूज करते हैं थोड़ा दूर जाने के लिए, तो आप साइकिल का यूज करेंगे तो उससे काफी हेल्थ अच्छा रहता है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। आपसे बता दें कि इसको जो आयोजन कौन कर रहा है? साइकिल साइकिल साइकिलिंग साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको आयोजित कौन कर रहा है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो इस सवाल से इतना चीज आप याद रख सकते हो। नीरज चोपड़ा को आप जानते हो, भाला से रिलेटेड है। ठीक है, जेवलिन थ्रो है। विराट कोहली, इनको कौन नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, इनको भारत रत्न मिल चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण किस संगठन ने जारी किया? तो इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अभी जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, इसको जारी तो उसने किया है, लेकिन इस रिपोर्ट में होता क्या है कि देखो, आपको पता है, चल गया होगा, ग्लोबल मतलब होता है विश्व के स्तर पर, रिस्क मतलब खतरे, रिपोर्ट। तो पूरी दुनिया में जिन बातों को लेकर खतरा है, उन उन बातों से पूरे देश को, पूरी दुनिया के देशों को सतर्क करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वर्ल्ड वार की सिचुएशन आ सकती है। जैसे अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि पूरे विश्व में एक ग्लोबल युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है भाई। तो इन्हीं को सतर्क करने के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग के जो इशू चल रहे हैं कि क्लाइमेट काफी इसमें बेकार चल रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इशू, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इनको अवेयर करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अभी जो इसका मुद्दा रहा है, इसका मुद्दा क्या रहा है, जो अभी मैंने बताया ना, कि जो पूरे विश्व में स्थिति चल रही है युद्ध की, कोई भी देश किसी पर हमला कर दे रहा है जो पावरफुल है, तो इसी को उसमें मुद्दा बनाया गया है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, अर्थात भू आर्थिक टकराव। भू आर्थिक टकराव समझते हो ना? मतलब जियो मतलब होता है, जियो जहां भी आए, जीईओ, उसका मतलब होता है पृथ्वी से रिलेटेड। इकोनॉमी मतलब जहां पैसे से रिलेटेड। तो जिसके भी पास भी ज्यादा पैसा है, जिस कंट्री के पास, वो दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है आक्रमण। तो इसी को इसमें जो ग्लोबल रिस्क बताया गया, किसको? जियोग्राफिक कन्फ्रंटेशन को, कि इससे पूरे विश्व को खतरा है, कि भाई एक दूसरे देश पर हमला ना करें आप। इसी के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र को कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे आपको कमेंट में बताना है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको भी आपको कमेंट में बताना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लास्ट वाला कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में ग्रोक एआई द्वारा यौन उत्तेजक छवियों को बनाने के कारण किस देश ने इसे बैन कर दिया है? तो यार देखो, ग्रोक एआई जो है ना,
एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह एक ऐप है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ऐसे क्या है, ऐप है। देखिए इसको बनाया है एक्स एआई कंपनी ने, एक्स एआई। किसने? एक्स एआई, एक्स डॉट एआई। और इसके मालिक कौन है? एलोन मस्क। ये किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की। तो ये क्या कर रही है ना कि इससे लोग या लोगों की जो सेक्सुअल इमेज बना दे रही है, लोगों को मतलब अ, यौन उत्तेजक, जिससे कि आदमी की कपड़े उतार दे रही है, ऐसे इमेज बना रही है। तो इसी कारण इसको अभी मलेशिया ने बैन कर दिया है। इससे पहले अभी इंडोनेशिया ने भी इसे बैन कर दिया था। ठीक है, ये काफी चर्चा में है, और ये सवाल मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लेना, ये जरूर आ सकता है सवाल में। इससे रिलेटेड जितनी बातें बताई हूँ वो सवाल में एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक प्लस नौसैनिक अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? नौसैनिक मतलब होता है नेवी से रिलेटेड, ठीक है, अर्थात नेवी, नेवल एक्सरसाइज। नेवल मतलब जो एक्सरसाइज जल में की जाती है, जैसे समुद्र में। तो अभी इसको साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका की एक जो समुद्री क्षेत्र है उसमें इसे किया गया था, ब्रिक प्लस को। और आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है अर्थात अभ्यास, उसको क्या बोलते हैं? मित्र शक्ति। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी होती है? संप्रीति। भारत और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण। तो आप इनसे इतना बात याद रख सकते हो। और एक जो होती है शक्ति अभ्यास, कौन सी? शक्ति, शक्ति अभ्यास, यह किसमें होती है? भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन मित्र शक्ति पूछे तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, बस यहीं तक रहते हैं आज का ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग यहाँ तक आए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर आप वहां पर जाएंगे और वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो यार बस यहीं तक रहने देते हैं, और मैंने जितने भी सवाल पूछे आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही, कोई ऐसी समस्या, कोई सवाल में कोई दिक्कत हुई हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।